कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। जियांग और जिया की शादी हो चुकी थी और वहीं जिया ने जियांग के सामने अपनी 3 शर्तें रखी थी, जिससे जियान कहता है कि सारी शर्तें तुम्हारे लिए है तो मेरे लिए भी कुछ बचा है। तो जिया कहती है कि अगर तुम्हें इस शर्तों से बिल्कुल भी कोई आपत्ति है तो चलो डिवोर्स अभी के अभी ले लेते हैं। तो जियान भी उसकी सारी शर्तें मान जाता है, क्योंकि उसकी मॉम भी उसे शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी और अपना रोना गाना बजा रही थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी जिया की सारी शर्तों को मान जाता है। और फिर जिया कहती तो चलो फिर मेरे घर चलो, तो जियांग कहता है लेकिन अभी इस समय। और फिर जैसे ही वो जिया की लग्जूरियस कार देखता है तो कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा महंगी है और बिल्कुल शानदार। कि तभी उसे एक सामने वाली कार में कुछ धुआं सा उड़ता हुआ नजर आता है और वो वहाँ पर आ जाता है और उस कार को देखने लगता है अंदर कि कौन है। कि तभी वहाँ से एक लड़का बाहर निकलता है और वो जियांग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को छूने की। कि तभी उसमें से एक ओल्ड मैन भी निकलता है जिसके हाथ में एक माला थी जिससे वो घुमा रहा था और वो काला धुआं भी उसी से निकल रहा था। तो वो ओल्ड मैन से बोलता है कि इस माला को फेंक दो, इसमें नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है। लेकिन वो सुनकर उस पर गुस्सा करता है और उसका बेटा तो चिल्लाने लगता है कि तुम पागल हो क्या और हम अपनी चीज़ क्यों फेंके। और तभी वो जियांग वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस ओल्ड मैन की तबीयत खराब होने लगती है और जियांग कहता है मेरे 3 गिनने से पहले देखना कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब होने लगेगी। और फिर उसकी तबीयत सच में खराब होने लग जाती है और वो एकदम से नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तो जियांग ओल्ड मैन के हाथों से वो माला छीन लेता है और उसमें कुछ मंत्र पढ़ने लगता है जिससे उसकी सारी नेगेटिविटी निकल के जरूर चली जाती है। और वहीं उस ओल्ड मैन की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो खुश होते हुए उसे कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट करना, मैं मिस्टर जियांग हूँ और तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरे पास ज़रूर आना। और वहीं जियांग उसका कार्ड लेकर चला जाता है और जिया के बताए हुए एड्रेस पर आ जाता है और उस घर को देखता है जो कि सच में बहुत ज़्यादा बड़ा था। और घर के अंदर जैसे ही आता है वहाँ की चीज़ें को एक एक करके देखने लगता है और सारी की सारी चीज़ें वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रहा था, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें बहुत ही शानदार थी। और वो देखते देखते बेचारा कब बाथरूम में चला जाता है उसे पता भी नहीं चलता। और वहीं वो चश्मा लगाए अपना इधर से उधर देख रहा था कि तभी जिया एकदम से उसे देख के चिल्लाती है और कहती है बाहर निकलो यहाँ से अभी के अभी। तो जियांग बाहर आ जाता है और कहता है कि ये लड़की नहाते समय भी अपना बाथरूम बंद नहीं कर सकती है। और फिर वो फिर से बाहर आकर चीज़ों को देखने लग जाता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाता है जिया आ रही है और फिर वो गुड बॉय की तरह एकदम से अपने चश्मे को लगाकर बुक पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है जैसे वो कितना बड़ा पढ़ाकू है। वही जिया आकर उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉशरूम में आने की, आने से पहले नॉक नहीं कर सकते थे। तो जियांग कहता है अरे मैं कर तो देता पर दरवाजा बंद होता तब ना, और तुम्हारे बाथरूम में तो दरवाजा ही नहीं है, आखिर तुम कैसे अमीर लोग हो कि बाथरूम में दरवाजा ही नहीं लगा सकते। और तभी जिया मुंह बनाते हुए कहती तुमसे तो बोलना बेकार है। और फिर वो अपना साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ले आती है और उसे दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने हैं जिसमें कई सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए थे। तो जियान कहता है कि सारे रूल्स सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों नहीं है, और क्या हर रूल्स मुझे ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो जिया कहती बिल्कुल, क्योंकि रूल्स मैंने बनाए। और साथ ही हमें यही पता चलता है कि जिया ने जियांग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और वो 1 साल बाद जियांग को डिवोर्स देने की प्लानिंग बना चुकी थी, क्योंकि उसके डैड ने उसे फोर्स किया था और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से जिया को जियांग से शादी करनी पड़ी। और वो तो उसे वैसे भी डिवोर्स देने वाली थी 1 साल बाद। जियांग जिया से बोलता है वैसे तुम ये फाइल लेकर कर क्या रही हो। तो वो बताती है कल की मीटिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो जियांग कहता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कि तभी उसके पास की मॉम का कॉल आ जाता है और उसे फिर से वो ब्लैंक डेट पर जाने के लिए फोर्स करने लगती है। तो जियांग भी अब परेशान हो जाता है और उन्हें फाइनली बता देता है कि मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। और वो कॉल कट करके जिया के पास आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी माँ से जाकर एक बार मिलना पड़ेगा। तो जिया कहती है कि तुम भूल गई क्या कि हमारी शादी पर्सनल रहेगी। तो वो बोलता है अरे मेरी माँ मुझे दूसरी शादी करवा देगी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिया जियांग के साथ पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर जिया को आज एक दूसरी कंपनी के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करना था और जियांग भी सूट बूट में बिल्कुल हीरो राजा बनकर आ गया था। और वहाँ पर देखते हैं कि जियांग की पुरानी 2 क्लासमेट मिल जाती है जो उसको देखकर यहाँ पर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वैसे भी तुम तो फूड डिलीवरी का काम करते हो ना, तो वहाँ की क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई जो यहाँ पर वेटर का काम करने आए हो। तो जियांग कहता है कि मैं वेटर का काम क्यों करूँगा, मेरे पास क्या इतना खाली टाइम पड़ा हुआ है, और वैसे भी मैं यहाँ पर गेस्ट के तौर पर आया हूँ। तो उसकी वो क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम और गेस्ट फटीचर हो एक नंबर के, तुम्हारे पास ना तो कोई पैसा, ना ही कोई बैंक बैलेंस और ना ही कोई पावर है, उसके बाद भी तुम डींगे तो ऐसे मार रहे हो जैसे ना जाने कितने ही करोड़पति हो। वैसे तुम यहाँ पर
इतनी आसानी से कैसे घुस गए, क्योंकि यहाँ पर तो वीआईपी गेस्ट ही आ सकते हैं, तुम जैसे फटीचर को आके घुसने कैसे दिया। तो जियांग के हंसते हुए कहता है कि फटीचर होगी तुम, और वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। ये सुनकर तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती कि आखिर किस लड़की की किस्मत फूट गई जो तुम जैसे फटीचर के साथ शादी कर ली। तो जियांग हंसते हुए कहता है कि वो कोई और नहीं जिया है। वो सुनकर तो वो उसका और भी बुरी तरह से मजाक उड़ाने लगती है, और दोनों ही कहती हैं कि तुम जैसे फटीचर के साथ जिया कभी शादी कर ही नहीं सकती। तुम जानते भी हो कि वो कौन है, वो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ की इकलौती बेटी है, और तुम जैसे फटीचर की तरफ से वो देखना ही पसंद नहीं करेगी। अगर हमने उसे बुला दिया तो तुम्हारी पोल अभी की अभी खुल जाएगी। कि वहीं पर जिया भी आ जाती है, तो जियांग एकदम से उसके पास आकर चिपक जाता है और कहता है कि यही मेरी वाइफ है। जिसे सुनकर तो वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती है, और वहीं जिया भी कहती है कि हाँ यही मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर तो उन दोनों का ही मुंह बन जाता है, और वो दोनों ही कहती हैं कि तुम पागल हो क्या, ऐसे फटीचर और गरीब इंसान के साथ तुमने कैसे शादी कर ली। इसका कोई भी क्लास नहीं है, ये लो क्लास है, और इसका ना ही कोई स्टैंडर्ड है। तुम इसे डिवोर्स दे दो, नहीं तो तुम बाद में पछताओगी। तो जिया कहती है हाँ ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये सुनकर तो जियांग चला जाता है। कि तभी जिया कहती है अगर मैं इसे अपना मैनेजर बना लूँ तो कैसा रहेगा। ये सुनकर तो जियांग जल्दी से कूदकर जिया के पास आ जाता है और उन दोनों को जीत जाने लगता है। और वहीं जिया उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहते तुमने मेरे हस्बैंड की बेइज्जती की है तो तुम्हें यहाँ से मैं अभी के अभी फायर करते हुए। सुनकर तो वो दोनों ही जिया के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लग जाती हैं, और वहीं जिया उन दोनों पर ही गुस्सा करते हुए कहती हैं कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को परेशान करने की। अब तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कि तभी वहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं, और वो जिया को देखकर कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो तुम्हें परेशान कर सके। और फिर उन दोनों ही लड़कियों को एक एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया को बुली करने की। कि तभी जिया बताती है कि ये मेरे हस्बैंड को परेशान कर रही थी। ये सुनकर तो जी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि वो जिया को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। और वो कहता है कि तुम मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो, कि तुम शादी कैसे कर सकती हो, पूरे शहर को पता है कि तुम सिंगल हो। तो जिया कहते हैं तो एक काम करो मेरे घर पे आओ, मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊंगी। कि तभी वहाँ पर शीशी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, और जियांग उसे देखकर कहता है कि ये नमूना यहाँ क्या कर रहा है। तो जिया बताती है कि ये शी का भतीजा है और एक नंबर का थड़की, तो इसकी फालतू की बकवास को ज़्यादा टॉलरेट मत करना और इसे इग्नोर ही करना। शीशी का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आते हुए जिया की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया तो उन्हें क्या लगा कि मुझे और कहीं जॉब नहीं मिलेगी। अब देखो मैं वहाँ से भी अच्छी जॉब पर काम करता हूँ और मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है, और वैसे भी मेरे अंकल के होते हुए मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा। और वहीं वो दोनों लड़कियाँ भी जियांग का मजाक उड़ाने लगती हैं, और वहीं मिस्टर शी भी जिया को कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसे डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल रानियों की तरह रखूंगा और तुम्हारे कदम भी ज़मीन पर नहीं रख पड़ने दूंगा। लेकिन ये तो तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे किसी काम का। वहीं वो दोनों लड़कियां भी जियांग की बुराई करने लगती है, जिससे शी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वहीं जिया कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ज़िंदगी भर मैं इसी के साथ रहूंगी, इस जन्म के अगले 7 जन्म तक। जिससे जियांग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जिया के साथ और भी ज़्यादा चिपकने लगता है। लेकिन सी को तो गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, जो तुम्हें आज प्रोजेक्ट मिलने वाला है देखो मैं देखता हूँ कि कैसे तुम मेरे होते हुए प्रोजेक्ट हासिल कर सकती हो। और वहीं जिया के पास की मैनेजर भी आ जाती है और वो कहती है कि आखिर क्या हुआ, वो इतना शोर क्यों मचा रहा था। तो जिया बताती है कुछ नहीं, बस उसका दिमाग खाली है थोड़ा सा। और हम वहीं पर देखते हैं कि अब अनाउंसमेंट होने वाली थी और सिग्नेचर करने के लिए वहाँ पर स्टेज पर सबको बुलाया जाता है, जहाँ पर जिया स्टेज पर आ जाती है और दूसरी तरफ से कोई और नहीं बल्कि शीशी का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे जिया देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ और साइन करने का काम मुझे ही मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, क्योंकि तुमने मेरे अंकल को ऑफेंड किया है। तो हम देखते हैं कि अब तो जिया को एक जोर का झटका लग चुका था, क्योंकि इस नमूने के होते हुए तो उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला नहीं था। वहीं जियांग तो हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से देख रहा था, क्योंकि वो पहली बार सब चीजें देख रहा था। वहीं जिया की मैनेजर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से लगता है ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। जिया ने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी का बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। वहीं जियान कहता है अरे जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर बोलती है कि तुम ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। और वहीं स्टेज पर जीजी का बॉयफ्रेंड अब जिया को परेशान करने लगता है और कहता है कि तुमने जो हमारी कंपनी में 75% का बोला था, अब हमें सीधे 95% चाहिए और तुम्हें सिर्फ 5% ही मिलेगा। ये सुनकर जिया गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि 5% प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी अगर मैं सब कुछ तुम्हारी कंपनी को दे दूंगी तो हमारी कंपनी के पास क्या ही रहेगा। और फिर उन दोनों में ही इस बात को लेकर बहस होने लगती है। कि तभी जियांग स्टेज पर आ जाता है और वो जिया को साइड करते हुए उससे कहता है
कि तुम साइड ज़रा हटो, मैं इसे देखता हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम रख लो। ये सुनकर तो जिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अगर वो सब कुछ रख लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? तो जियांग कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना। और फिर शीशी का बॉयफ्रेंड तो जियांग पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे से इंसान से बकवास नहीं करनी है, मुझे प्रोफेशनल से बात करनी है। और फिर वो जिया की तरफ देखता है तो जिया तो अपना सर ही पकड़ लेती है और वहीं जियांग कहता है कि मैं इस कंपनी की तरफ से आया हूँ, तो फिर मुझसे बात करो। तो वो तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं था कि तभी जियांग किसी को कॉल करता है और कहता है कि मिस्टर शियांग, आपको याद होगा कि मैंने आपकी हेल्प की थी और आपने कहा था कि मुझे जो भी हेल्प चाहिए होगी तो आप करेंगे। तो मुझे यहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ रही है। आपकी कंपनी का कोई मैनेजर है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो फिर मिस्टर शियांग कहते हैं कि मैं अभी अपने बेटे को वहाँ पर भेजता हूँ, वो सब कुछ देख लेगा। और वहीं शीशी के बॉयफ्रेंड को तो लग रहा था कि वो बस ऐसे ही किसी को कॉल करके वहाँ बकवास कर रहा है और डींगे मार रहा है। वहीं मिस्टर शी भी हंसते हुए कहते हैं कि तुमने जिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने हाथ में ले ली है। वहीं जीजी के बॉयफ्रेंड को तो गुस्सा आता है, वो उसका कॉलर ही पकड़ लेता है।